अच्छा, यहाँ पे बाई चांस किसी को अपने जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, बिजनेस या जॉब के चक्कर में ट्रैवल, कितने लोगों मेक सम नॉइस या इंडिया से बाहर मतलब नहीं, ऑडियंस में इतनी बार हो चुका ना कि हाँ कहाँ से, मैं थाने से अंधेरी, अरे पहला अच्छा हुआ आपने बेडरूम से ड्राइंग रूम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हमारा तो जॉब ऐसा ना, जैसे मेरे को अपन मजदूर आदमी, अपने को जो पैसे देके बोले कि ये लो भैया वहाँ शो करना है, अपन वहाँ चले गए। अपने को बोले ये लो पैसे वहाँ शो करना है, वहाँ, अपन मजदूर आदमी है ना। इसलिए बोला कि मेरी नहीं चलती कि मैं कहाँ जा रहा हूँ शो करने, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं एक शो करने गया थाईलैंड। यही 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 जो मुस्कुराहट है ना, शो करने एक दिन गया था, 1 महीने से लोगों को यही यकीन दिला रहा हूं कि सिर्फ शो करने गया था। कोई मानने को तैयार ही नहीं है। चरित्र पे ऐसा दाग लगा है ना। तो पहले जब शो आया ना कि अच्छा ये थाईलैंड का शो जाना है, बैंकॉक में शो, तो वीजा अप्लाई करने गया। तो वीजा के लिए क्या करना पड़ता है आपको ना, बैंक स्टेटमेंट जमा करनी पड़ती है अपनी वीजा ऑफिस में, क्योंकि वो देखते हैं कि तुम्हारी औकात है या नहीं। तो मेरे घर के पास बैंक है, जहाँ रेगुलर बैंक है अपना आईसीआईसीआई बैंक है, वहाँ का मैनेजर दोस्त है, तो वहाँ जाते ही सीधा बोलता है यार निकाल दे, उसको पता है कि वीज़ा का चलता रहता है। तो गया, उसने बोला इस बार कहाँ जा रहे हो, मैं थाईलैंड। बोला मैंने बोला साला शो करने जा रहा हूँ। बोला हाँ वो तो जब वापस आओगे तो मैं स्टेटमेंट देख के बताऊंगा क्या करके आए हो। कोई नहीं मान रहा भाई। फोटो खिंचाने के फोटोग्राफर के पास जो पासपोर्ट साइज फोटो लगती वीजा के लिए, तो पूछते हैं कौन सी कंट्री का, मैं बोला थाईलैंड। बोला मैं कोई तो मान जाओ। उसके बाद में गया केमिस्ट के पास, क्योंकि अपन इंडियन लोग क्या करते हैं, अपन बाहर जाते हैं ना इंडिया के, तो अपन एक अपना दवाइयों का पाउच बना के ले आते हैं। नहीं क्योंकि अपना कट चुका है पहले, हो चुका अपने साथ। यूएस में गए थे तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स देने से मना कर दिया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के देते नहीं है, और दूसरी जो देते हैं होती है बहुत महंगी, तो अपने यहाँ से सब लोग पाउच बना के ले आते हैं। तो केमिस्ट ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोला थाईलैंड। उसने वो स्माइल नहीं दी, उस हरामखोर ने। पैरासिटामोल और डिस्प्रिन के बीच में कॉन्डम का डब्बा रखे धीरे से, मैं साले ये क्या तो है नाम नोबेल केमिस्ट, काम ऐसे। बोलता है सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं बोला साले मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। बोला हाँ वहां सभी परफॉर्म करने जाते हैं। कोई नहीं मान रहा भाई। तो इसके बाद फाइनली वीजा सब हो गया, एयरपोर्ट पहुंचे। तो एयरपोर्ट पहुंचा ना, तो वहां पे जब बोर्डिंग गेट था ना, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ न्यूली मैरिड कपल्स। बेसिकली ये सब वो लोग जिनका ट्रैवल एजेंट ने काट दिया है कि लोग हनीमून मनाने थाईलैंड जा रहे हैं। और उनको देख के तुम 1 सेकंड में बता सकते हो कि किसकी अरेंज मैरिज हुई है और किसकी लव मैरिज, एक नजर में। बिकॉज पीपल हु हैड लव मैरिज दे आर बिजी प्लेइंग विद देयर आईफोन एंड आईपैड, दे आर लाइक हनीमून फॉर्मेलिटी। और जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी ना, दे आर लाइक मेरी बीवी है। We bought the flight. So this couple sat in front of me. They had an arranged marriage. I'll tell you how. The moment the plane took off, the guy takes his right hand over the shoulder of his wife. He thinks he's very smart. He thinks nobody knows what he's up to. हम तो भैंस के यहाँ कभी मूवी हॉल गए नहीं ना। लगा पड़ा। I know it's his wife, it's his honeymoon, and I shouldn't have problem with this. But my problem was कि यार मैं तो इंसान ही हूँ ना। I was getting turned off like
For the first time in life, I made use of the seat belt. I'm like, नहीं. तभी वो दीदी आ गई. वो दीदी को भी चैन नहीं. दीदी आ गई. सर सीट बेल्ट का साइन बंद हो गया, आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं. आई सेड नो टर्बुलेंस. अच्छा, यहाँ पे थाईलैंड कितने लोग गए हुए हैं? कौन कौन गया हुआ है थाईलैंड? गए? हाँ? जो लोग नहीं गए उनको बता दूं कि थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट कैसी दिखती है. पूरी की पूरी फ्लाइट 30 साल से लेकर 60 साल के हिंदुस्तानी मर्दों से भरी हुई, और सबके मुंह पे एक ही लोग. सबके. मैं फ्लाइट में घुसते में भैंचोदी क्या रेबीज फैला हुआ. इस कपल के आगे एक और बंदा बैठा आयल सीट पे. उसका हुलिया बताता हूँ. भाई ने पहनी हुई हैट और चश्मा, गॉगल्स. ये प्लेन के अंदर की बात हो रही है. हैट, गॉगल्स, मूछ और स्लीवलेस बनियान. नहीं, टी शर्ट नहीं थी, वो बनियान ही थी. और मैं गैस कर रहा हूँ कि उसका नाम या तो जिगर था या जिग्नेश. नहीं, रैंडम गैस नहीं है. उसके यहाँ पे ना गंदा सा टैटू बना था, JIGGA, जिगा. तो जिगा भाई के साथ थोड़ा गलत हुआ. जिस भी एजेंट ने जिगा भाई की टिकट बुक की थी ना, जो भी ट्रैवल एजेंट था, उस हरामखोर ने जिगा भाई को ये नहीं बताया कि थाईलैंड तक पहुंचने का वेट करना होता है. जिगा भाई प्लेन में बैठे पहली बार. उन्हें लगा कार्यक्रम शुरू हो गया. और आपको तो पता है कि एयर होस्टेस कितना हंस हंस के बात करती है. जिगा भाई फुल कंफ्यूज. तो जिगा भाई को बताना पड़ा कि लैंड करने का वेट कर लो. जो बोला वो होगा, पर लैंड वेट, सब्र का फल मीठा. वहां लैंड किया. जैसे निकले जिगा भाई, तो जिगा भाई बोला अब. उनको बुए बताना भूल गए कि इमिग्रेशन भी होती है. तो इमिग्रेशन के जो हुआ था ना काउंटर, उस पर बंदी थी जो जिगा भाई. तो जिगा भाई को लगा ओ यही है. फोटो वोटो भी खींचने को बोल रही है. तो जिगा भाई बंदी के साथ शुरू. तो बंदी बोले अरे रुको, अभी नहीं, आगे आगे, ये सब ठीक है. जिगा भाई को बोला ये आपकी पैंट पे व्हाइट व्हाइट क्या लगा है? जिगा भाई क्या बोलता है? वीजा ऑन अराइवल. फाइनली अंदर अपन थाईलैंड में घुस गए. तो वहाँ पे अच्छा, ये थाईलैंड में एक चीज़ सीखी है कि आप थाईलैंड जैसी जगह पे जाओ ना, और ऐसे रास्ते पे कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो उसको फुल इग्नोर मारना है. ये मैंने सीख लिया. ये हाय हेलो मत कर देना, क्योंकि वो भी पकड़ा जाएगा और तुम भी. तो ऐसे एक अंकल जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, अंकल आए, एक दूसरे की नजर देखी और देखते हम दोनों ऐसे मुड़ के गए. मैं मुड़ते ही फोन किया, पापा फूफा जी थाईलैंड में क्या कर रहे हैं? और जो वहाँ पे एक चीज़ और फेमस है, फिश स्पा. देखा ये? मुझे पता नहीं था. मैं वो क्या है ये? तो बोले पानी में पैर डालो और ये मछली आपकी चमड़ी खाएगी और इसके आप पैसे दोगे. मैं मेरे यहाँ कुछ लिखा है क्या बे? मुझे पता नहीं. और रेस्टोरेंट में जाके हम जब चिकन खाते तो हम पैसे देते हैं, तो ये मछली अगर खाएगी तो साले तू पैसे दे. उल्लू बनाते हैं बाहर. मानना नहीं कि तुम फ्री में खिलाया हो. फिर वहाँ पे जो मेन चीज़ करने जाते हैं, जो ज़्यादातर नहीं, मसाज पे ऐसे नहीं है. मसाज वो भी मैं इसलिए माना क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि जो मसाज यहाँ 4000 की होती है वहाँ 400 में हो जाती है. मैं ये तो ठीक है, बचत की बात है.
फिर करानी चाहिए। गए मसाज कराने, तो बंदी ने पहले तो 10-15 मिनट मेरे शरीर के साथ खेला। नहीं लिटरली अभी मसाज ही चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी नहीं। मसाज 10-15 मिनट करके धीरे से मेरे कान के पास आके अपनी वाली इंग्लिश में बोलती है, डू यू वांट एक्स्ट्रा? अब देखो तुम हिंदुस्तानी, तुम्हें जिंदगी में कभी एक्स्ट्रा के लिए मना ही नहीं किया है, चाहे तुम्हें घंटा नहीं पता कि एक्स्ट्रा क्या है। एक्स्ट्रा हाँ। मैं जैसे ही बोला हाँ, उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मैं तो टॉवल लपेट के भागा हूँ कोई। अब मेरी इतनी फटती कि परसों मैं लंच कर रहा था रेस्टोरेंट में, तो वेटर आया ऐसे ग्रेवी लेके कि सर डू यू वांट एक्स्ट्रा? भैंस दूर हो जाओ। So guys, I stay in Bombay with two of my friends. We're all bachelors. You know how bachelors live, right? Bachelors अपने घर की सफाई सिर्फ तब करते हैं जब किसी की माँ आ रही होती है। तो मेरे दोस्त राहुल की मॉम आई, हमने घर तो साफ किया, but the problem is you cannot clean your house enough for an Indian mother. She came, went to the kitchen and said, नालायक लड़कों, तुमने गणेश जी की मूर्ति के सामने अंडे रखे हुए हैं और उनके साइड में हार्पिक की बॉटल। And I'm like, किचन में गणेश जी की मूर्ति भी है? तो हमने विसर्जन किसका किया था? Auntie stayed for a few days and when she left the following things behind for us कि बच्चे सुधर जाएंगे. One, होम्योपैथी की दवाई. That became our post dinner sweet dish. Two, she left her bindi on the mirror. Next day I woke up, I was getting ready for office. I wore my tie. I looked into the mirror. I look like Ashutosh Rana from Sangharsh. Three, पिसा हुआ जीरा. One guy rolled it and smoked it up. He was like, काफी स्मूथ है यार, कहां से लिया? मैं कहा तेरी मम्मी ने दिया। So I've been living in Bombay for 13 years now, but I'm originally from Rajasthan and I lived in a joint family. मेरे पापा, चाचा, दादा, हम सब लोग साथ में रहते थे। मेरे दादाजी को ना छोटी छोटी बातों से प्रॉब्लम हो जाती थी, संस्कृति वाली बातों से। मैं अपने पापा को पापा बुलाता था, उनको उससे भी प्रॉब्लम है। कहते हैं क्या पापा पापा लगा रखा है, दिन भर पापा पापा करता। पापा पापा पाप किए क्या इसने? पिताजी बुलाओ उनको। हम क्यों, पीते हैं क्या? कौन सा लॉजिक? लेकिन मेरे पापा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक्सेप्ट दिस वन टाइम जब पापा का एनआरआई फ्रेंड आ रहा था यूएस से। पापा को हो गया भारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि इनके सामने अपन बहुत अनुकूल लगने वाले हैं। तो उनके ना दिमाग में कुछ चला था, आके मुझे कहता है, विनय आज से मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। सी, थोड़ा डाउट मुझे पहले से था। मुझे तो बचपन से लगता था पापा अडॉप्टेड है। कहते हैं आज से मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, आज से तुम मुझे डैडी बुलाओगे, क्योंकि पापा को बनाता कूल उनके सामने। हाँ कहा डैडी वैसे आ कौन रहा है? कहते सैंडी इज कमिंग। हम लाइक हु सैंडी? कहते बेटा वो संदीप अंकल नहीं थे, यूएस जाके लोग अपना नाम छोटा कर लेते हैं, तो अभी इज कमिंग बैक आफ्टर 10 years टू मीट विकी। मेरे पापा का नाम विक्रमजीत, खुद को विकी बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। घर के बाहर नेम प्लेट चेंज कर दी, विकी शर्मा, सुधा शर्मा। ऐसा लग रहा किसी कूल आदमी ने अनकूल औरत से शादी की है। यहां तक ठीक था, घर का नाम चेंज कर दिया यार। शर्मा निवास बिकेम विकीज विला। विला 30x40 का प्लॉट है हमारा, और विला तो मैंने रखा है, पापा डैन रखना थे, विकीज डैन। नाम सुन के लगता है घर में गंदे काम होते होंगे। हमारे लेफ्ट में अग्रवाल सदन, राइट में मिश्रा भवन, बीच में विक्की तो किसी ड्रग डीलर का घर आ गया। अंकल के आने के एक दिन पहले पापा की प्रिपरेशन चली गई नेक्स्ट लेवल पे। घर पे दैनिक भास्कर था, हटा के टाइम्स ऑफ इंडिया लगा लिया। ओ इंग्लिश में बात करने लगे। रात को छत पे करे, ओ ब्यूटीफुल स्टार्स इन द नाइट स्काई। हमने कब चुपी हो जाओ यार। नीचे कुत्ते भाग रहे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। पागल हो गए क्या?
सेल्डम वर्ड किसने सिखा दिया आपको? तो एनीवे वो दिन आ गया, अंकल आज आने वाले हैं। पापा उस दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के आई लव न्यूयॉर्क की टी शर्ट पहन के तैयार। अंकल आए, पापा चाचा दादा सब लोग अंदर बैठे। पापा मेरे अभी भी फाइट मार रहे हैं। अंकल कह रहे बहुत लंबी फ्लाइट थी, यूएस से आए, 20 घंटे लग गए, जेटलैग हो गया। पापा कह रहे हम भी शिरडी गए थे, 22 घंटे लग गए, जेटलैग हो गया। चल रही है होंगे अपनी। मेरी माँ भी फाइट मारी, लाइक चाय वाय बनाई, बोन चाइना वाली क्रॉकरी निकली सालों बाद, क्रीम वाले बिस्किट, हमें तो पार्ले जी मिलते थे। आम काटे उसके साथ चम्मच ने इसको पील करके खाना, उसके पहले मैंने सिर्फ आम चूसा था। तो अब ये सब सामान लेके मैं अंदर जा रहा हूँ, ऐसे हेलो द किड्स, हैव सम टी, हेलो अंकल, हैव सम टी। नाउ माय डैड इज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट दैट आई एम गोना कॉल हिम डैडी, ईगो बूस्ट। लेकिन प्लान हो गया फ्लॉप, क्योंकि अंकल के बच्चे उनको पिताजी बुला रहे थे और मेरे दादाजी के अंदर का तो आलोकनाथ ही जाग गया। लाइक वाह वाह वाह, यूएस जाके भी आपकी संस्कृति कमाल है। So now he doesn't want me to call him daddy. I'm looking at him and he's pointing his finger towards a portrait of Gandhi ji on top. Exactly. Maybe he wanted me to call him Bapu or something. But I didn't know that. So I looked at him and I said, आप भी चाय लीजिए ना, महात्मा। And then I looked at my dada. तो रिसेंटली मेरे कजन की शादी हुई बंटी की। तो बंटी ना, तुम्हारी फैमिली में एक वो कजन होता है जिसके सब मजे लेते हैं, और हमने कोशिश भी की नहीं लें, कि सुधर जाए, अच्छा इंसान बन जाए, मजे नहीं लें। पर वैसे खड़े हो ना, बंटी को नहीं हजम हुआ। बंटी ऐसा होता था कि निशांत क्या कर रहा है, मैं भाई कुछ नहीं, थोड़े मजे ले ले। तो बंटी घर पहुंचा तो दिल्ली में हर साल 2 लाख शादियां एक ही दिन होती हैं, पता नहीं कैसे। अब डील क्या है कि घोड़ियां तो 2 लाख है नहीं ना, घोड़ियां तो लिमिटेड ही हैं। तो जिसने पहले घोड़ी बुक कर ली उसको मिल गई। हम लोग बंटी के लिए घोड़ी बुक करने गए, तब तक घोड़ियां खत्म हो गई। तो फूफा जी बोले हाथी कर लेते, हाथी की सूंड देखने में क्या मजा आता है, हाथी कर लेते हाथी। तो हम चाहते तो हाथी कर सकते थे, फूफा जी जैसा बोल रहे थे, पर मैं था मजे लेने के मूड में। भला ऐसा कुछ नहीं। और बंटी उधर से पहली बार शादी हो रही, घोड़ी भी नहीं मिल रही है। मैं तो रोना बंद कर, मैं ऐसा करते हूँ, मैं बोला ऐसा करते हैं अपन ना, घोड़ी की जगह घोड़ा कर लेते हैं। दूर से देख के थोड़ी पता चलता है। मुंह देख के थोड़ी कोई बता देगा, है ना। मैं तू चिंता मत कर, अपन चद्दर वद्दर से पूरा नीचे तक ढक देंगे ऐसे। अनलेस एंड अनटिल तेरा कोई हरामी दोस्त आके ऐसे चद्दर ही हटा दे, अरे ये तो बंटी को ऐसे पहला फुसला के घोड़े पे बिठाया कि कुछ नहीं होता, चलो चलो। तो बारात निकली, बैंड गाना बजाना शुरू किया। तो बैंड वजह से हरामी एक गाना बजा के बंद हो जाए, फिर उनको 100 रुपये दो, फिर एक में जूक बॉक्स थोड़ी चल रहा है। तो मैं फूफा जी आगे 500 के नोट उड़ाने लगे ऐसे। हम हैरान, क्योंकि फूफा जी महाकंजूस, 500 के नोट उड़ा रहे हैं। हम सब देख रहे भाई साहब सीन क्या है, दूल्हा तो 10 रुपए की माला पहन के बैठा है और फूफा जी 500 के नोट, इतना कि 5 मिनट बाद ना बंटी घोड़े से उठ के नोट उठाने लगा। तभी फिर बैंड वाले को ना गाना चेंज करते हैं, उन्होंने गाना गाया नागिन डांस वाला। तो बंटी का दोस्त बन गया इच्छाधारी नाग, और वो नाचने लगा। अब वो इतना कन्विंस्ड है कि वो नाग है, कि वो नाच रहा है, और उसको नाचते नाचते लगा यार ये घोड़ा ना लेफ्ट आउट फील कर रहा है, हमें ना घोड़े को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बंटी का दोस्त घोड़े के मुंह के आगे जाके नाचने लगा ऐसे। घोड़े का दिमाग खराब, घोड़ा बोला साल इतने पैसे नहीं मिले, है ना, पहले ही तुमने क्रॉस ड्रेसिंग करवा रखी है, और ये लिपस्टिक उतारो, लिपस्टिक किसने लगाई?
पीछे। अच्छा, जब वेन्यू पे पहुंचे ना, शादी के वेन्यू पे पहुंचे जहाँ पे, तो वहाँ जैसे ही पहुंचे तो हमने देखा कि ना 2 फिरंगी कपल खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम। मतलब ये बंटी के घर वालों ने किराए पे लिए थे ताकि शादी महंगी लगे। ओह हो, फिरंगी, वो भी प्योर वाइट। ओह, अमीर शादी, काफ़ी अमीर शादी। तो फिरंगी कपल ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे चिपक के खड़े थे, दोनों कपल एकदम चिपक के। उनको देखते ही चाची शुरू हो गए। चाचा को बोलती है, ये देखो इसे बोलते हैं प्यार। आज तक तुमने मेरा हाथ इतना टाइट, तुम खड़े पास छू के नहीं खड़े हो, देख रही हो कितना प्यार है, इनमें होता है प्यार। तो चाची बोला, चाची ऐसा है, इनकी फटी पड़ी है, इन्होंने इतने सारे लोग एक साथ कभी देखे ही नहीं है। यहाँ पे बारात आना खत्म ही नहीं हो रही, बसों के बसें आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। और फिरंगों की शादियों में आते हैं मैक्सिमम 40 लोग। 40 तो साला हमारे यहाँ डिवोर्स में इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर चलो शादी आगे बढ़ाते हैं करके ऐसे फोटोग्राफर को ढूंढ रहे हैं, तो फोटोग्राफर नहीं मिल रहा। तो बोले कहाँ गया साला फोटोग्राफर, दहेज से ज़्यादा पैसे तो उसने दिए। तो दिल्ली की शादी है ना तो किसी भी शादी में कभी फोटोग्राफर नहीं मिल रहा हो ना, तो शादी की जो सबसे गुड लुकिंग हॉट बंदी है ना, उसको ढूंढ लेना। तो एक बंदी यहाँ खड़ी है सबसे गुड लुकिंग, और उस बंदी का मुंह है उस तरफ, और यहाँ पे पीछे फोटोग्राफर खड़े होकर उसके पीछे से खिच 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 खिच। मैं गया, मेरा जाके मन तो क्या खींच के थप्पड़ मारूं, पर मैं था मजे लेने के मूड में। मैं क्या कर रहा है साले, बोलता है कैंडिड। मैं सुन बे, व्हाट्सएप करती हूँ। तो अच्छा, फोटोग्राफर को क्या लगता है कि उसका फोटो शूट ही मेन इवेंट है। 2 लोग शादी भी कर रहे हैं। कभी किसी वेडिंग फोटोग्राफर से पाला पड़ा है? तो भाई साहब, यहाँ पे दुल्हन खड़ी, यहाँ पे बंटी खड़ा, वरमाला का टाइम की वरमाला, और यहाँ पे खड़ा है फोटोग्राफर, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, वीडियो भी वही बना रहा है। तो उस करते तो जैसे ही बंटी ने माला पहनाई, फोटोग्राफर बोला, यार ऐसे नहीं, ढंग से आपको आता ही नहीं यार, पहली बार कर रहे हो। बंटी ने फिर से, इधर आओ, आप इधर खड़े हो, माला मेरे को दो, ध्यान से देखो, ये ऐसे 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 नहीं, 90 डिग्री नहीं, 90 रात को ऐसे। फिर जब चौथी बार फाइनली फोटोग्राफर के हिसाब से वरमाला सही गई, इतने में जब ये चौथी बार फोटोग्राफर अब सेटिस्फाइड है, तो बंटी के हरामी दोस्तों को याद आया कि यार अपन ने वो वाली रस्म तो की नहीं जिसमें दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाते हैं। तो बंटी के दोस्तों ने बंटी को उठा लिया, क्योंकि बंटी सीखचा सा, एकदम पतला सा, मरियल सा। दोस्तों ने एक अकेले नहीं उठा लिया, दुल्हन थोड़ी मेरे जैसी, तो दुल्हन के उठाने की बारी आई, तो दुल्हन के सारे रिश्तेदार एक साथ पीछे। दुल्हन पीछे देख रही है ऐसे, दीदी मेरी तो कमर में जुकाम है। दीदी, मामा जी हाँ बेटा क्रेन मंगाइए। तो ऑकवर्ड हो रहा है कि दुल्हन खड़ी 5 मिनट से बंटी लटका ऊपर। सब सोच रहे हैं क्या करी, दोस्त को कि मान नहीं रहे कि नहीं भाई साहब वरमाला तो ऐसी होगी। तो इतनी देर में ना दुल्हन के पीछे से एक भारी सी आवाज आती है, इसको मैं उठाऊंगा। देखा तो दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड, उसने आके पीछे से दुल्हन को ऐसे मस्त उठाया, ऐसा कंफर्टेबली, देख के पता चल रहा था कि पहली बार नहीं उठाया। बंटी का पूरा शरीर लाल खून से जल के, बंटी ऊपर से दोस्तों को गाली दे रहा कि सब सही हो गया, तो भाई क्या जरूरत थी तुमको, हैं शादी मेरी साल हनीमून वो मना रहा है। तो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए सब डांस फ्लोर पे, सब डांस पे नाचेंगे, डांस फ्लोर पूरा का पूरा परिवार डांस फ्लोर, सब के सब एक्सेप्ट फूफा जी। फूफा जी का डांस करने का बहुत मन है, बहुत ही ज़्यादा, पर कोई पूछे तो सही। फूफा जी इतने तैयार हैं कि कोई फूफा जी खड़ो, कौन बुलाया?
तो फाइनली किसी ने बुलाया नहीं, पर हुआ ऐसे ही कि नाचते नाचते ना किसी की सांस फूल गई, फूफा जी आ गए। तो फूफा जी आके, फूफा जी देखा कि ऑलरेडी सारे डांस स्टेप तो हो चुके हैं, मैं ऐसा क्या नया कर दूं जो एकदम ही अलग हो, जो एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स। दूसरा वाला। तो फूफा जी ने दिमाग लगाया, फूफा जी ने विस्की का ग्लास जो हाथ में था उसको सर पे रख लिया, सर पे ऐसे बीच में रख के और पेट हिलाने लगे। फूफा जी को लग रहा है कि वो किल कर रहे, कि ओहो मचा दिया मैंने, तो खत्म कर दिया, यही तो है, अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट होता तो गोल्डन बजर दबता। ऐसे फिर भी फूफा जी को लगा कि ना अभी भी उतना टेंशन मिल नहीं रहा जितना डिजर्व करते हैं। तो फूफा जी ने देखा कि हमारे घर की एक दीदी बैठी थी, उनके बच्चे गोद में उनका बच्चा था, फूफा जी उसका बच्चा छीन लाए, डांस फ्लोर की लाच, चुन्नू चुन्नू नाच, चुन्नू नाच, चुन्नू नाच, चुन्नू नाच। चुन्नू 1 साल का, चुन्नू एक, उसने चुन्नू बोला कि साले चलना कल सीखा है। किसी ने पहले बताया क्यों नहीं शादी में ऐसे लोग भी होंगे। चुन्नू बेचारा बैलेंस नहीं कर पा रहा, फूफा जी चुन्नू नाच, चुन्नू नाच, नाच चुन्नू नाच। चुन्नू की फटी पड़ी है, चुन्नू को लग रहा है वो अगवा हो गया। इतना डर, 1 साल का बच्चा था क्या, इतना डर के चुन्नू ने सूसू कर दी, ऐसे पूरी धार, ऐसे पूरे डांस फ्लोर पे, जो सबने देख लिया, क्या रहे सब पीछे गए एक्सेप्ट फूफा जी। फूफा जी फूफा जी चुन्नू नाच, चुन्नू नाच। फूफा जी का पैर पड़ा सूसू पे, फूफा जी फ्लैट। सब लोग अंदर से इतना खुश, पर बाहर से कितना बुरा हुआ, बहुत ही बुरा, कितना बुरा, बहुत ही बुरा, कितना बुरा। चुन्नू पे कंट्रोल नहीं, बहुत ही बुरा। तो डीजे ने देख लिया कि मामला गर्म हो रहा है, तो फिर से उसने ऐसे लाइट करने के लिए गाना चेंज कर दिया। डीजे ने गाना लगा दिया, पर हो जा सोनिए साडी रेल। इसमें तो ट्रेन बनती है, इस गाने में तो ट्रेन बनती है, तो लोगों ने ट्रेन बना ली। बंटी इंजन बन गया, एकदम आगे लग के ट्रेन रख ली। फूफा जी लेटे हुए अभी भी किसी ने उठाया नहीं, जहाँ फूफा जी बीच में, लोग कूद के चले गए ऊपर से ऐसे। तो यहाँ तक तो ठीक था, अचानक से ना बंटी का नाड़ा खुल गया और पजामा नीचे हो गया पूरा। तो मैं सोचा कि रोक के ना पजामा ऊपर कर देता हूँ। मैं तो था मजे लेने के मूड में। मैं बंटी बोला, अरे चलने दे पागल, तेरी शेरवानी बहुत लंबी है, तो जो लोग ऐसे दिखता थोड़ी है, इतनी लंबी, यहाँ से क्या दिख रहा है, चलने दे। पर जितनी बार फूफा जी के ऊपर से कूद के जा फूफा जी सूंड दिख गई। थैंक यू गाइस। एक बार ना डेयरी पे खड़ा हुआ था, बहुत भीड़ थी वहाँ पे काउंटर पे। मैं बोला, भैया 2 छाछ देना, 2। कह रहा सर कितनी? मैं कहा भैया 2 छाछ देना। कह रहा सर सुनाई नहीं दे रहा कितनी? मैंने कहा दिखाई तो दे रहा है ना। ये क्या है? ये मैं विक्ट्री का साइन ले खड़ा हूं क्या डेयरी पे? क्या गोकुलनाथ डेयरी रॉक्स? क्या है ये? अबे कंफ्यूजन क्या है? उसको ये तो नहीं लग रहा मैं रोमन में तो नहीं मांग रहा 5 छाछ देना। रोमन में कौन छाछ मांगता है बे? कितनी छाछ चाहिए भैया? 10 छाछ देना। मुझे ना अपनी मेड के बारे में बात करनी है। मेरी मेड को अगर छुट्टी चाहिए ना, तो उसमें मेरा कोई से नहीं है। शी डिसाइड्स। उसकी लीव एप्लीकेशन की ईमेल में मैं 2 में नहीं हूं, मैं CC में हूं। मैं मना ही नहीं कर पाता, उसके बहाने ही ऐसे होते हैं। फोन करती ना, भैया मैं काम पे नहीं आऊंगी। मैं कहता हूं क्यों नहीं आओगे? आज तक जवाब ये नहीं मिला है कि भैया बुखार हो गया, कि जुकाम हो गया। भैया मेरे देवर कोई तलवार से काट गया। मैंने कहा अरे भाई, ननद को किसी ने जहर दे दिया, जीजा ने फांसी लगा ली। दीदी वासेपुर में रहते हो क्या? इतना क्राइम हो कैसे रहा है? एंड पुट योर सेल्फ इन माई शूज। मैं मना कैसे करूं? छुट्टी जल्लाद नहीं हो गया आप, छुट्टी नहीं दोगे तो। वो तो ऐसे बोलती, मैं इमेजिन करने लग जाता हूं।
घर में चारों तरफ मौतें ही मौतें फैल रही है। एक लाश पंखे से लटकी होगी, झूल रही होगी, एक नीचे जहर खा के पड़ी होगी, मुंह से झाग निकल रहे होंगे। क्राइम पेट्रोल के राइटर्स वहीं बैठे होंगे। उसके मोहल्ले में भी बहुत होती मौतें। थैंक गॉड उसकी छुट्टी नहीं मांगती हूँ, वरना तो खाना बनेगा ही नहीं मेरे घर। वो इन्फॉर्मेशन वो घर आके मुझे बताती है। घर में घुसते ही गैस जलाती है, भैया कल पड़ोसी का सिलेंडर फट गया। मैं कहा ध्यान से दीदी, अपना वाला ध्यान से। सब्जी काटो, कोई चाकू मार गया पड़ोसन को कल। मेरे घर पे ऐसी खाना बनता है भाई साहब, मैं डरा सहमा रहता हूँ अपने घर में जब वो आती है। रोटियां सेकते हुए ये इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे, कोई ट्रक के आगे आ गया, कोई बस के नीचे आ गया, कोई ट्रेन के ऊपर मर गया, कोई बिजली के खंभे से चिपक के मर गया, किसी को सांड उड़ा गया। मोहल्ले का नाम शांति नगर। कोरोना से एक भी आदमी नहीं मरा वहां। एक और बात बताता हूं मैं आप लोगों को, जितना दूर का रिश्ता होता है ना, उतनी वायलेंट डेथ होती है। एक दिन फोन करके बोलती है, भैया मेरा जीजा का साडू मर गया। मेरे को पता भी नहीं साडू होता क्या है, पर दूर का रिश्ता है ना, साडू को जहर दे के तलवार से काटा था किसी ने, कि गलती से भी बच ना जाए साडू। आज जीजा हो, ये लो जहर, साडू भी हो, खचैक, मौतें ही मौतें। यार एक दिन ना मुझे बड़ा अटपटा लगा, दीदी का फोन आया, उन्होंने बोला काम पे नहीं आऊंगी, कोई मर गया, विच इज ओके, विच इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। पर उन्होंने बताया नहीं कि मौत कैसे हुई। मैंने कहा अरे दीदी, आगे का दैट इज द ओनली थिंग आई लुक फॉरवर्ड टू। बताओ तो, बता क्यों नहीं रहे हो आप? मैं कहा थोड़ा कैसे कैसे मरा? कहती भैया वो दिल का दौरा। मैं कहा छः दिल का दौरा, दैट सो क्लीशे, सो मेन स्ट्रीम। कुछ नहीं होता दिल का दौरा, घर आओ खाना बना देते हो। पता नहीं कितने कलेश है यार उनके घर में। उन्होंने गृह शांति का हवन कराया, इतने कलेश हो रहे थे, गृह शांति का हवन कराया, जेठानी की साड़ी ने हवन की आग पकड़ ली। वो घर शांत कराने गए थे, जेठानी शांत होते होते रह गई। यार 2 साल हुए मेरे दीदी को काम करते हुए, 2 साल, 75 लोग मर चुके हैं यार। मुझे लगता नहीं कोई बचा उनकी फैमिली में। मैंने अपने घर पे एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा, जिस पे मैंने सारे रिश्ते लिखे हुए हैं दीदी के। पूरा फैमिली ट्री बना रखा है मैंने, और इस पेड़ पे फुल पतझड़ चल रही है। तो मरे जा रहे लोग, मैं काटे जा रहा हूँ रिश्ते। छुट्टियों पे छुट्टियां, खाना बन ही नहीं रहा मेरे घर, पर रिश्तों की समझ पूरी हो गई है मेरी। साडू पता है मेरे को? किसी को पता है यहाँ पे साडू क्या होता है? 2 बहनें होती ना, 2 बहनें, ये 2 बहनों के जो पति हैं वो आपस में साडू हैं। देखो ना क्या फर्जी रिश्ता है। इन लॉ का भी इन लॉ, इसीलिए जहर दे के तलवार, समझ लो। जितना दूर उतना। एक और प्रॉब्लम है दीदी की, एक तो यार वो छुट्टियां बहुत लेती हैं, और दूसरा वो टाइम पे नहीं आती। लाइक जब भी मैं फोन करता ना, दीदी कहाँ रह गए, कहती आ रही भैया, और इसका जवाब कभी ये नहीं मिला कि मैं अपने घर से निकल गई हूँ। वो अपने घर से तो मेरे घर कभी आई नहीं है, हमेशा कहीं और से आ रही होती है। कहती आ रही भैया, पुलिस स्टेशन में थी, बस 5 मिनट में निकल रही है यहाँ से। आ रही भैया, हॉस्पिटल आई थी, कोई मर रहा है, बस 2 मिनट में निकल रही है यहाँ से। एक दिन कहती भैया शमशान घाट में, वो डायरेक्ट आपके घर आ रही हूँ। मैं क्या चिता की आग से पापड़ सेक के लाने का रहा है मेरे लिए? मैंने कहा दीदी शमशान के बाद तो नहाना होता है। कहती हाँ भैया गीजर ऑन कर दो। मैं कहा दीदी आज की छुट्टी मेरी तरफ से, प्लीज एक्सेप्ट माई रिप्लाई टू योर सीसी। एक बड़ा अजीब सा किस्सा हुआ था, जो कि फनी नहीं है, मतलब मुझे लगता है, पर आप जज करोगे तो मैं सोच रहा हूँ पहले ही बोल देता हूँ। एक एक्चुअल एक्सीडेंट हुआ था साउथ बॉम्बे में, एक फ्लाईओवर था ना, ब्रिज, वो कोलैप्स हो गया था, और उसके नीचे अनफॉर्चुनेटली 2 लोग दब के मर गए थे। इट एक्चुअली हैपेंड। पर आप ये देखो यार, मुंबई में की पॉपुलेशन जो है वो है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ समझते हो आप? 1.5 लाख नहीं, 1.5 करोड़। वो 2 में से 1 इसका रिश्तेदार निकल गया। साला ब्रिज गिर रहा है, मेरे को नाश्ता नहीं मिल रहा है। फोन करती काम पे नहीं आऊंगी, ब्रिज गिर गया। मैं कहा ये कैसा बहाना है भाई? अब ये सब भी सुनने मिलेगा कि ब्रिज गिर गया, पॉट होल खुला रह गया इस। तो यार वो एक्चुअली हुआ था वो चीज़, तो अगले दिन पेपर में भी आई, तो मैंने पढ़ी भी थी वो।
तो मेरा पहला थॉट तो यार, मैंने कहा दीदी उल्लू तो नहीं बना रही मेरे को। ये सब झूठ है। पता क्या करती होगी, रोज सुबह पेपर खोलती होगी, आज कहाँ मौत हुई है, ब्रिज गिरा है, चाकू चला है, जहर दिया, अभी भैया को कॉल लगाती हूँ। वो दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज इसकी लीव एप्लीकेशन का कंटेंट है। मुझे लगता नहीं कि वो मेरी एम्प्लॉई है, वैसी वाइब भी नहीं आती ना। लगे एक बार उसको अपनी सैलरी बढ़ानी थी। शी केम अप टू मी एंड सेड, भैया मेरा पगार अगले महीने से बढ़ गया है। बढ़ गया? मैं कहा दीदी थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। आप देख रहे हो मैं सीसी में भी नहीं हूँ, बीसीसी में हूँ मैं। आप बढ़ा नहीं दोगे सैलरी की जो ऐसे भी बात करेगा इतने कॉन्फिडेंस से? मैं कहा मैं पागल हूँ साला, मैं इतना दब के रहता हूँ ऑफिस में यार, इतना काम करता हूँ, 5% इंक्रीमेंट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं यार। मैं कहा हटा साला। अगले दिन ऑफिस गया, मैंने पंच किया, बॉस देखा, मैंने कहा बॉस मेरा पगार अगले महीने से बढ़ गया। इज लाइक कांग्रेचुलेशंस विनय, व्हिच कंपनी आर यू जॉइनिंग? अगले दिन से शी स्टार्टेड एगिंग मी, बताओ ना भैया कितना बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे। एक दो दिन मैंने अवॉइड किया, तीसरे दिन फिर पीछे आ गई, बताओ ना भैया कितना बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे। अरे मैंने कहा रुको, धीरे धीरे इमरजेंसी कॉल आ गया, वो ना मेरे बहनोई का नंदोई मर गया, कल बताता हूँ। पर उसने पूछ लिया कैसे मरा। मैं कहा ओह शिट, फॉलो अप क्वेश्चन। मैंने कहा दीदी वो ब्रिज गिरा था, 2 लोग मरे थे, दूसरा यही था। एंड दैट्स मी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज